बच्चे 4 या 6? 4। 4। बड़ा क्यूट है। कहते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ KCl एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये बात तय है कि आप तुम जितना मर्जी पाओ, डिजोल्व 25 ग्राम ही होना है। अब तुम 60 ग्राम डाल रहे हो, सेम वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर में, पर डिजोल्व तो 25 ही होगा, तो रिमेन अनडिजोल्व 60 माइनस 25 दैट इज 35। ओके मैम। और बताओ जी, इस पेज पे 4 टॉपिक में मैम बोलो। मैम प्लीज आप 4.3 बता सकते हो, मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था। अच्छा 4.3 ना बच्चे, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा 4.9 है, जैसा हमने क्वेश्चन किया था, बस वो N2 के लिए था, ये O2 के लिए था। बट दोनों क्वेश्चन में ना उन्होंने प्रेशर ऑफ एयर दिया हुआ है, मैंने ना, उन्होंने कहा 20% टू 79% बाय वॉल्यूम, मैंने इसको मोल्स मान लिया, वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। तो मैंने पहले एयर में O2 का प्रेशर ढूंढा, वो डाल्टन्स लॉ लगा के कि पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। इसमें मैंने O2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स लगा दिए। ये जो पार्शियल प्रेशर आएगा इसको अब आप हेनरीज लॉ में रखोगे, KH आपको पता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बता दोगे। मेरे ख्याल से ये वाला पेज डन हो गया, आपके और डाउट्स नहीं आ रहे हैं। इस पेज पे देखो जी, ये हमारा बचा हुआ मिसलेनियस और लेवल 2 भी शुरू हो रहा है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है आपके बैच में ना बुकलेट काफी डिस्कस हो गई थी, जब मैं भूल गई थी कि सर ने भी आना है, सारी इजंट हो इट? गई थी मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ मुझे अभी याद है, मैं ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि उस दिन मेरे को ना बिल्कुल माइंडसेट नहीं रहा, मुझे लगा कि एक्चुअली मेरी क्लास हमेशा वहां लग रही थी जहाँ फिजिक्स की क्लास हो चुकी थी, तो आई थॉट कि आपका भी यही, और मैं आराम से, मैंने सोचा मेरी भी लास्ट क्लास थी और मुझे लगा कि आप लोग भी फ्री हो, तो मैं डाउट्स लेती रही, और तुम तो वैसे ही कुछ नहीं बोलते हो, है ना? तो चलो खैर, उसका फायदा आज ले लेते हैं। अच्छा यहाँ एक फिफ्थ टॉपिक मैं फटाफट से खुद ही बता देती हूँ, लेवल 2 में फिर बाकी सब हो गया था, ये फिफ्थ नया क्वेश्चन है, हो गया आपसे, या करा दूं? करवा हो दो। गया। ठीक है जी, जो कहते हैं करा दो, बहुत आसान है जी। देखो क्वेश्चन है अभी, सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर 300 केल्विन अंडर अ प्रेशर ऑफ 100 atm इज दिस, सो द मास ऑफ अ गैस इन किलोग्राम डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर अंडर अ प्रेशर ऑफ 250 atm एट 300 केल्विन इज। मैं एक बात सोचू भी, 100 atm पे अगर इतनी सॉल्बिलिटी, और ये ना किलोग्राम पर लीटर है, तो मैं पहले ये चेक कर लेती हूँ 250 ml में 250 atm में कितनी सॉल्बिलिटी आएगी, आई गेस मैंने। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, मैंने सीधा लगाया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी है, P1 by P2 इज S1 by S2, यहां से मैं S2 निकाल लूंगी, बट एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये सॉल्बिलिटी आ रही है ये किलोग्राम पर लीटर में आ रही है, ठीक है? पर मुझे 250 ml में पूछा है, तो 1000 ml में x किलोग्राम अगर सॉल्युबल है, जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, 250 ml में कितना सॉल्युबल होगा, चेक कर लो, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। इस पेज पे देखो जी, अगर आपका कोई डाउट अभी बचा हो तो, अब मुझे याद नहीं है बट आप जल्दी से बता दो, ठीक है? क्योंकि जब कर ही लिया तो फिर बार बार हम टाइम पास करने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। मैम 15। 15 क्वेश्चन, हाँ 15 क्वेश्चन बहुत मजेदार है, चलो 15 क्वेश्चन करते हैं। कुछ कुछ जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे उससे मैच करता है। 15 क्वेश्चन में ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH फॉर CO2 इन वाटर, इसके यूनिट्स देखो, किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम KH के कोई और यूनिट्स भी होते हैं, मैंने कहा नहीं, KH के यूनिट तो ATM बार होते हैं, पर ये क्वेश्चन में जो यूज किए, अब इस क्वेश्चन की ना वर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है तो 1 लीटर में इतने CO2 के मोल डिसॉल्व हो जाते हैं, KH का यूनिट ही अलग है, क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। द मास ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल विद अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 4 atm एट द सेम टेम्परेचर, बिल्कुल वही कहानी, एक एटीएम में इतने मोल डिसॉल्व होते हैं, पहले मैं चेक कर लेती हूँ 4 एटीएम में कितने मोल डिसॉल्व होंगे, ठीक है जी? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। फिर तो हो जाएगा। हो जाएगा पक्का? यस मैम, वो रीडिंग में ही प्रॉब्लम आ रही थी, TH वाला। ठीक है, बाकी करना वही है बच्चे, जैसे अभी करा था कि 4 एटीएम पे ये से 4 टाइम्स हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻², और वो है 1 लीटर में, 100 लीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर फाइनली उसका वेट पता कर लोगे। 528 शायद इसका आंसर है जो मुझे रटा हुआ है। एनीवेज, इस पेज पे कोई और डाउट है किसी भी बच्चे का? बता दो कैसे करेंगे। 6 क्वेश्चन कैसे करेंगे, लो जी। देखो 6 क्वेश्चन बहुत क्यूट है। सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो
in order to prepare 0.5 molar NaH starting from 100 ml of 0.3 molar NaH. मतलब आपको सोल्यूशन को डिल्यूट करना है कि कॉन्सेंट्रेट करना है? डिल्यूट करना है। कॉन्सेंट्रेट करना है, वर्डिंग ध्यान से पकड़ो। 0.5 मोलर बनाना है जबकि पहले वो 0.3 मोलर था। कॉन्सेंट्रेट करना है, जबकि अक्सर क्वेश्चन डिल्यूट करने पे होते हैं। तो फिर सेकंड ऑप्शन तो आप ट्राई भी नहीं करोगे, पानी डालने से तो वो डिल्यूट हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन ना वैसे ही एम्बिगुएट है। फोर्थ ऑप्शन को किसी बच्चे ने क्या करा, क्योंकि लेवल 2 का क्वेश्चन है तो मुश्किल बनाया था टीचर ने। फोर्थ क्वेश्चन को किसी बच्चे ने ये सोच लिया जल्दी से कि 40 ml ऑफ सॉल्वेंट रिमूव करा तो चलो अभी 60 ml बचा है। बट द पॉइंट इज एक्चुअली जब आप 40 ml सोल्यूशन रिमूव कर रहे हो तो NaOH का भी कोई अमाउंट गया होगा ना, और वो उन्होंने मेंशन ही नहीं करा। यानी फोर्थ एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, उसको पहले छोड़ दो। बचा फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि उनमें आप NaOH डाल रहे हो और हम चाहते भी ये कि हम उसको क्या करें, कॉन्सेंट्रेट करें। सो अब देखो आपके पास मोलैरिटी 0.3 मोलर दी हुई है। मोलैरिटी से मैं इसका गिवन वेट सॉल्व कर लेती हूँ तो मुझे पता चल गया NaOH इनिशियली 1.2 ग्राम उसमें था, 0.8 मैंने अपनी तरफ से और ऐड किया एज पर ऑप्शन 1, तो अभी हो गया 2 ग्राम। अब जब मैं ये नया वेट मोलैरिटी में डालूंगी तो देखो मोलैरिटी 0.5 आ रही है। तो यू हैव टू चेक फ्रॉम द ऑप्शंस कि कहाँ आ रही है, और कोई सीधा नहीं है। पर ऑप्शन से चेक करना था, इसलिए मैंने सेकंड और फोर्थ तो रूल्ड आउट कर दी कि फर्स्ट ट्राई करो, फर्स्ट नहीं होगी तो थर्ड ट्राई करो। इस पेज पे कोई और डाउट है? अच्छा जी, अब ये लास्ट पेज है। पक्का बंद कर दो फिर बुकलेट। कोई भी डाउट, कोई पुराना भी अगर बुकलेट में आपका डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो। बुकलेट बंद हो रही है जी, फिर 1 2 3 करके बुकलेट बंद हो रही है। चलो जी, बुकलेट बंद कर देते हैं। कल आप कह रहे हो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है। ये वाला क्वेश्चन दिया था आपको? यस मैम। बताओ जी फिर क्या आंसर है? थर्ड। बिल्कुल ठीक, आंसर इसका थर्ड है। एक्चुअली जब आप ये दो इक्वेशंस बनाओगे, आपके पास 3 मोल BaCl2 है और आपने एल्युमिनियम सल्फेट उसमें डाला है, और ना एक्चुअली इस हिसाब से डाला है कि ये पूरी इक्वेशन आपको बैलेंस्ड ही मिल जाएगी। अब ना पहले इसको एनालाइज कर ले। ये आप कह रहे हो आपने 3 मोल ही लिया है क्वेश्चन में, और ये 1 मोल ही लिया, मतलब ये तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट्स ही हो गए, मतलब ये दोनों तो कंज्यूम हो गए। तो व्हाट विल हैपन आफ्टर द रिएक्शन? ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसको छोड़ दो। सिर्फ लास्ट में AlCl3 बचा जिसके मोल 2 है और एन फैक्टर 4 है, यानी 8। जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर मोल्स अलग है और इक्वेशन के किसी क्वालिटी प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात हो रही है तो आपने नेट मोल्स यहां से चेक करने हैं, नेट इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स I/N चेक करने हैं। जो अगली सिचुएशन थी वो ये थी कि आपने 4 मोल NaCl, अब NaCl की इक्वेशन हमें पता है कि क्या होती है, ये 4 मोल है, ये भी 4 मोल है, और फिर ये दोनों खत्म हो गए, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, इसको भी छोड़ दे। इसके 4 मोल बचे हैं, क्योंकि जब 4 मोल से स्टार्ट करोगे तो 2 इंटू 4 फिर से 8, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दोनों में सेम आ रहे हैं, और अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आ रहे हैं मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज सेम रहेंगी, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, दैट इज सी ऑप्शन। ध्यान से चेक कर लो, नोट कर लो।
ये क्वेश्चन, हाँ जी बोलो बोलो। मैम अगर ऐसा आई सेकंड वाले से बड़ा होता तो मैम फिर हम ए और बी में से डिस्टिंग्विश तो नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्योंकि गिवन भी नहीं है। हाँ, क्योंकि और कुछ गिवन भी नहीं है, फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। ये क्वेश्चन डन हो गया। अच्छा, अब पहल आपकी है, दूज मेरी है। आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज कराना हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आरपी असाइनमेंट बुकलेट का क्वेश्चन, बिकॉज वी पीपल हैव टाइम ऑनेस्टली, ठीक है, और सिलेबस तो हम करा ही चुके। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा रिवाइज कराना है, कोई भी आपका डाउट प्रॉब्लम है, तो पहले आप वो पूछ लो और फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है। मैम बोलो बेटा जी बोलो। मैम जो हमारा असाइनमेंट का 31 क्वेश्चन था जिसमें हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना था, हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 31 था मैम जिसमें अल्फा इज इक्वल टू मैं बस खोल रही हूँ बेटा जी, खोल रही हूँ। 31 क्वेश्चन, हाँ जी हाँ बिल्कुल था मैम। इसमें हमने सी की वैल्यू का पुट करनी थी। बच्चे। जो सी वहां पे आएगा, जैसे सी आप सी वैसे मोलैरिटी होता है ना, तो यहाँ पे वो मोलैलिटी पुट कर लेंगे, यानी 19.5 इसका मोलर मास और नीचे 500 ग्राम मोलैलिटी पुट कर लेंगे। ओके मैम। वैसे क्वेश्चन की अच्छी बात बताओ, आपके बैच में तो मैंने भी नहीं रियलाइज करा था, तो जैसे आप सुबह से लेके शाम तक हम एक ही चीज करते रहते हैं तो खुद की इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो मैंने ना इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को ध्यान से देखा, तो मैंने बच्चों को बोला कि इसका ना आंसर बिना सॉल्व किए 4th है। कहते क्यों? मैं क्या, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट करते तो भी आई फैक्टर 2 होता, लेकिन ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट ही नहीं करते, बिकॉज बीइंग ऑर्गेनिक वो वीक है। तो एक ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए जो 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैम वैसे इसका कांस्टेंट 3.07 आ रहा है। अच्छा, वो तुमने सी माइनस अल्फा लगाया था? यस मैम। अच्छा, 3.07 आ रहा है। यस मैम, एनसीईआरटी में भी आंसर 3.07 ही था। अच्छा, मतलब फिर हमें ये करेक्शन कर देनी चाहिए, पर हम कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। यूर राइट, मैं ये करेक्शन कर देती हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, कोई और किसी बच्चे को आरपी असाइनमेंट बुकलेट कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक है क्लास का जो आप रिवाइज करना चाहते हो? मैम बोलो जी बोलो। एनसीईआरटी का 2.6 क्वेश्चन। एनसीईआरटी मतलब मैं बैक एक्सरसाइज देखूं? यस मैम। क्या जी? एनसीईआरटी मैंने रखी थी, है मेरे पास। How many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both? अच्छा, ये ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और टाइम भी, और आप अच्छे बच्चे भी हो, तो इससे बड़ा अच्छा सजेस्ट किया। मैं ना सबको समझाती हूँ, बिकॉज सबके पास ये क्वेश्चन होगा, तो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी लिखती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले हमारी असाइनमेंट में था, फिर हमें लगा ये बहुत मुश्किल है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, तो हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। लो जी, ये बढ़िया क्वेश्चन आपने मुझे दे दिया करने के लिए। क्वेश्चन है, हाउ मैनी ml of 0.1 molar HCl are required to react with equimolar, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3। ठीक है जी। अच्छा, पहले इसकी बात करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव अगर आप जैसे अवस्थी वगैरह की बुक देखोगे तो वहां तो ऐसे क्वेश्चन ना भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो हमारे नीट में कभी आते नहीं, तो हमें कभी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं तो फिर हम एक आधा ऐसा डाल देते हैं ताकि बच्चे के 180 ना आए। अब क्वेश्चन में एक्चुअली लॉजिक ये है कि जो HCl वो एक एसिड है, और सोडियम कार्बोनेट वैसे तो एक सॉल्ट है, बट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो वो भी इससे रिएक्ट करेगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है, ये भी HCl से रिएक्ट करेगा। आप याद करो अपना 10th क्लास कहता है मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म क्लोराइड्स प्लस वाटर प्लस CO2। खैर, हमने कैसे सॉल्व करना है, उसने एक बात बोली है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 है।
इसका मतलब ये बात तय है कि इन दोनों के मोल्स इक्वल है। अच्छा, एक चीज शायद मैंने मिस कर दिया क्वेश्चन में, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, शायद उसका मिक्सचर का अमाउंट दिया हुआ था उन्होंने। हाउ मेनी मोल्स आर कम, हाँ 1 ग्राम मिक्सचर, मुझको भी लग रहा था वरना ये सॉल्व भी नहीं होता। ये 1 ग्राम है टोटल मिक्सचर का। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट इसमें x है, ठीक है, तो x ग्राम है। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास मुझे पुराना याद है 106 आता है, एक बार चेक करना फटाफट से। 23 से 46 46 और 106 होता है, देख लो एक बार, मैं तो ऐसे तुक्का लगा रही हूँ। यस और इसका शायद 84 होता है, चेक कर लो। 1 माइनस एक्स ओवर 84, एक बार चेक कर लो, मेरे को तो ऐसे याद है पुराने, तो मैं 24 और 12 और 48 84 गुड, ये इनके मोल्स आ गए, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसको आपने इक्वेट करना है HCl के साथ। क्वेश्चन ये चलेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl is equal to gram equivalent of Na2CO3 plus gram equivalent of NaHCO3। अब इसमें मोलैरिटी है, तो हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ना डिवाइड बाय 1000 भी कर लो, क्योंकि उधर मास वाला चल रहा है, तो कहीं आप गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि वॉल्यूम ml में, वॉल्यूम ml में पूछा है हमसे, तो मैंने 1000 कर दिया। ये ग्राम इक्विवेलेंट्स। Na2CO3 का n फैक्टर कितना होएगा, यहाँ मैं मोल्स इनटू n फैक्टर लगा रही हूँ, 2 होएगा। और NaHCO3 का 2 नहीं 1, वो एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। और अगर हम सॉल्ट के हिसाब से भी सोच रहे हैं तो एक ही चार्ज है, तो इनटू 1। अब आप ये मैंने आपको इक्वेट करके दे दी है, ठीक है जी। अच्छा नहीं, सॉरी, एक काम और करना था जो मैं फॉरगेट कर रही हूँ। यहाँ से ना पहले आपने x करना था सॉल्व, हो जाएगा ना यहाँ से x? यस हाँ, यहाँ से पहले x सॉल्व करोगे, दोनों के मासेस आ गए, फिर वो जो x आप सॉल्व करोगे वो यहाँ इक्वेट करोगे। HCl की मोलैरिटी पता है, वही उसकी नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम आपसे पूछा है। नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन के साथ आंसर नोट कर लो, और NCERT का ही है, तो हम बहुत हाई फाई एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा जी। मैम जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी कंपोनेंट की सॉल्यूशन में, वो डिपेंड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। नहीं करती। वो गैसियस की होगी तो करेगी। हाँ, गैसेस की एक्चुअली गैसेस की मोल फ्रैक्शन के साथ एक्चुअली ये होगा ना, किसी कंपोनेंट सॉल्यूशन में अगर ढूंढ रहे हो, मतलब वैसे मोल फ्रैक्शन बाय डेफिनेशन आपने मोल्स की रेशियो है तो नहीं करेगी। अब गैसेस में आपको, अगर गैसेस में अगर PV इज इक्वल टू nRT की बात कर रहे हो, अगर सब कुछ कांस्टेंट है फिर तो क्यों चेंज करेगी। पर अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो या टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो चेंज करेगी। ओके मैम। अच्छा, एक ना और क्वेश्चन है 2.27 है, मैं वैसे वर्बली आपके लिए रीड कर देती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आता होगा, बट ये मैं दिखाना चाह रही हूँ, सोल्यूशन चैप्टर में पूछा है। कहते हैं इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड 6 into 10⁻16 है, कैलकुलेट मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फाइड का KSP गिवन है और मैक्सिमम मोलैरिटी पूछे, मतलब व्हाट दे हैव आस्क्ड, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी। और कॉपर सल्फाइड कौन से टाइप का सॉल्ट हुआ, AB टाइप और AB टाइप सॉल्ट है, तो इसमें S स्क्वायर लगेगा। तो मतलब NCERT खुद इतनी मुश्किल है कहने, मतलब आसान नहीं है प्लस 2 के NCERT, बेशक सोल्यूशन चैप्टर है, हाँ पर बच्चा कर लेता है क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर उसको इजी लगता है। प्लस 2 में चाहे हम लोग हैं चाहे NCERT, वही सोचता है कि बच्चे ने प्लस 1 में बहुत कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब उसको अच्छे क्वेश्चन पूछो। अच्छा जी, एक और कोई भी बता दो, आप कोई और डाउट है किसी बच्चे का? NCERT खुली हुई है मेरे सामने। अच्छा, एक ना यहीं पे क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने आपके साथ डिस्कस किया है या नहीं, आज कर लेती हूँ। Suggest the most important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs। मैं कुछ pairs बोल रही हूँ, आपको बताना है कौन से intermolecular forces हैं। N-hexane and N-hectane, N-hexane and N-octane। लंदन फोर्स लंदन फोर्सेस dispersion forces, बिल्कुल ठीक। I2 and CCl4, लंदन फोर्स लंदन फोर्सेस, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। NaClO4 and water, NaClO4 and water,
NaClO4 and water. iron dipole, वेरी गुड, आयन डाइपोल, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पानी में डालते हैं तो आयन डाइपोल. एसिटोनाइट्राइल एंड एसीटोन. एसिटोनाइट्राइल एंड एसीटोन. बताओ एसिटोनाइट्राइल क्या याद कराया था मैंने आपको? CH3CN. CH3CN. वेरी गुड. Oh, very good. Acetonitrile and acetone. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. dipole, फोन पे लगा हुआ है मैंने. नहीं नहीं, एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है? CH3CN. हाँ. और एसीटोन का CH3CH2CH3. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो एक हाइड्रोजन चाहिए जो फोन पे लगा. डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. ठीक है, तो मतलब मेरा पॉइंट ये था कि एनसीईआरटी के भी कई क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. ठीक है जी, कुछ और आपने पूछना हो, मतलब ऐसे ही किसी का कोई भी और डाउट हो? आवाज नहीं आई बच्चे, बोलो. किसी को कुछ? हाँ बोलो बोलो. मैम एक जगह क्लैशियस क्लैपेरियन इक्वेशन की ना डिफरेंशियल फॉर्म पूछी हुई थी. हाँ, डिफरेंशियल फॉर्म ना मैं भी बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं उसको उसकी ना डिफरेंशियल फॉर्म आपको दे दूं क्लैशियस क्लैपेरियन इक्वेशन की, क्योंकि तुम ठीक कह रहे हो और ये किसी पेपर में आई हुई है ना? नीट में ही आई हुई है मैम. हाँ, नीट में ही आई है. वहां पे आंसर है क्या? नहीं तो मैं ढूंढ के दे देती हूँ. है मैम. हाँ बताओ क्या आंसर है. ये तुमने बड़ी अच्छी चीज ढूंढी है, क्योंकि ना मैं कराना चाह रही थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पर मुझे ना जैसे टाइम नहीं मिला, फिर मेरे माइंड से ही निकल गई. पर तुम ठीक कह रहे हो, उन्होंने डिफरेंशियल पूछी हुई थी. चलो जी, तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लैशियस क्लैपेरियन इक्वेशन, ये आपने अच्छी बात बता दी, हमें चाहिए थी. हाँ जी, क्या दिया उन्होंने? मैम D नेचुरल लॉग P अपॉन dt is equal to delta H vaporization upon RT square. अपॉन RT स्क्वायर. Yes मैम. RT का स्क्वायर है पक्का? Yes मैम. यस. अच्छा हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है मेडिकल में हमें ये नहीं आती होंगी. जैसे हमने जो बनाई है, हमने log P2 by P1 डेल्टा H VAP 2.303 R 1/T1/1/T2 है. तो आपको ये डिफरेंशिएशन या ऐसे कुछ करना आता है चेंज, जैसे कि हमने वो इक्वेशन बनाई है? मतलब इससे ये बना पाओगे आप लोग? कराया था मैम, सर ने तो करा दिया था. सर ने तो करा दिया था, मतलब बना तो ली थी लॉग को मैंने. चेंज करवाना बताया था. नहीं, लॉग को चेंज करना तो खैर मैंने भी बताया ही था कि जो नेचुरल लॉग होता है वो 2.303 में चेंज हो जाता है. वो तो हमें भी समझ आ रहा है कि ये ln है, और अगर ln में 2.303 लॉग डालेंगे वो यहाँ चले गया. मैं सिर्फ, मेरे को ना ये वाला मैथ नहीं आता कि ये टी स्क्वायर का ये कैसे खुलता है, ये चीज मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी T raised to power -2 dt हो जाएगा ना, तो उसका इंटीग्रेशन करके एक नेगेटिव साइन बचेगा. वो जब हम फाइनल अमाउंट्स पुट करेंगे उसमें आएगा ये. अच्छा मुझे नहीं आता, बट यू आर राइट. और ये मेरे माइंड में था कि ये नीट में पूछा गया और हमें ये डिफरेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए. चलो भाई, ये सारे बच्चे डिफरेंशियल फॉर्म नोट कर लो, ठीक है. और अगर हमें सॉल्व करने आती है दोनों तो अच्छी बात है, और नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम मेडिकल वाले हम याद कर लेंगे, ठीक है. बट आया है, और नीट में ही क्वेश्चन है. इनफैक्ट नीट में कुछ साल पहले बॉयल्स लॉ की भी डिफरेंशियल फॉर्म पूछी थी, बॉयल्स लॉ की डिफरेंशियल, पर वो बच्चों ने आसानी से कर ली थी. जैसे वो ऐसा था ना, बॉयल्स होता है P1V1 इक्वल टू P2V2, तो PV इज अ कांस्टेंट, और फिर उसकी वो करी थी, डिफरेंशिएशन करी थी. तो ऐसा कुछ पूछा था, बट वो बच्चे कहते कि हाँ हमने फिजिक्स में सीखा, हम कर लेंगे, बट दे आस्क्ड. और बताओ जी, किसी का कोई डाउट? मैम बोलो जी. मैम इसका मैंने ना वैसे तुक्के से कर लिया था. जैसे नीचे एलसीएम T1 T2 हो गया, टी स्क्वायर लगा ली, ऊपर डिफरेंस आ गया, नीचे डेल्टा टी कर नीचे टी स्क्वायर है. पता नहीं भैया. अच्छा, तुमने सोचा कि T1 T2 की इस तरह से वो टी स्क्वायर हो गया? Yes. हाँ यार सही है. नहीं, इसका लॉजिक भी यहीं से कुछ बनेगा, पर या तो हम फिजिक्स वाले सर से पूछे कि इसकी ये डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे कैसे आती है, शायद उन्होंने सिखाई मैंने भी हो. सॉल्व किया, बताऊं? हाँ बोलो देवेंश. मैम T ऊपर जाएगा, T रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा dt. अच्छा ठीक है. और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो रेज़ टू पावर होता है, जैसे -2 + 1 हो जाएगा, और नीचे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो गया. अच्छा, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है. यस मैम. अच्छा
चलो मुझे तो नहीं आता, बाकी बच्चों को आता है जो देवेंश कह रहा है? यस मैम। फिर ठीक है, तो Yes, कहना ma'am. चाहिए क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म आई है और करनी है। चलो जी, वेरी गुड। बाकी मैं भी फिजिक्स वाले सर से सीखूंगी और फिर आपको सिखा दूंगी। आपको टाइम, आप अगर फिजिक्स के लेक्चर में फ्री होंगे तो आप भी सर से सीख के मुझे सिखा देना। अगला फिजिक्स का ही है मैम लेक्चर। पर डिपेंड ऑन ना सर का कौन सा टॉपिक चल रहा है और सर के पास टाइम है या नहीं है। सर की होगी आपके असाइनमेंट बुकलेट सब डिस्कस? नो मैम। मतलब ज्यादा सिलेबस Assignment है या पड़ी कम है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, हो जाएगा। हो हो जाएगा। जाएगा. हाँ, पर इतना वेला टाइम नहीं होगा ना कि सर ये भी समझा दे, तो सर से रिक्वेस्ट कर देना, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी कि हमें भी समझा दो ये, बिकॉज ये डिफरेंशियल फॉर्म आई थी। चलो खैर, इसको बंद करते हैं, हो गया डन। और कुछ किसी का कोई भी डाउट? 3.35 बुकलेट। अच्छा, बुकलेट ना बार बार मत खुलवाओ मेरे से, तो एक बार में ही देख लो। मैं दोबारा खोल रही हूँ आपके लिए। 3.35 कह रहे हो ना? ये देखो जी, 3.35 में हमने क्या करा है, 36.8 ग्राम पर लीटर। आपको याद है मोलैरिटी का एक फॉर्मूला एमएमएस, यानी मोलैरिटी स्ट्रेंथ बाय मोलर मास। तो स्ट्रेंथ दी हुई है, मोलर मास दे दिया, कैलकुलेशन इजी है। इसका आई फैक्टर 5 है और इट इज आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट विल बी, और ये 5% है। एक्चुअली इसमें I1C1 इक्वल टू I2C2 लगेगा, इसमें N1V1 नहीं, N1 N2 वाला नहीं, क्योंकि वॉल्यूम अलग अलग है। एक्चुअली ये 1 लीटर में है, ये 100 ml में, तो इनको ऐसे इक्वेट करेंगे, MB फाइंड आउट करेंगे। देख लो बेटा जी, हो गया आपका ये डाउट क्लियर? चलो मैंने बुकलेट खोल लिया। बाई चांस किसी बच्चे का कोई और डाउट बुकलेट में रह गया होगा भूले भटके, तो ढूंढ लो, मतलब पूछ लो। मैम बोलो बोलो बोलो। मैम एक बार ये बुकलेट ओवर होने के बाद असाइनमेंट के 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो बता दोगे प्लीज? हाँ हाँ, जब मैं फ्री हूँ तो मैं कुछ भी बता सकती हूँ। और हाँ। अगर सबके डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो भी कोई क्लास नहीं एंड हो रही है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं करा सकती हूँ। बट वो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरे को कराना ही कराना है। इट इज टोटली ऑप्शनल। जैसे पिछले बैच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ब्रेक तक भी उनके डाउट्स जाते रहे, तो मैंने सिर्फ डाउट्स लिए। और किसी बैच में, जैसे आपका बैच फ्री है, तो हम क्वेश्चन करा देंगे। मतलब वो क्वेश्चन कराना कोई कंपल्सरी स्टेटमेंट नहीं है। बोलो जी। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है ना 3.22, असाइनमेंट में तो 3.22 हो ही नहीं सकता। ओह मैम सॉरी, ऑब्जेक्टिव में वो ना मेरे से पहले हो गया था, मैं कल रिवाइज कर रही थी मैम, कल मैं भूल गई कैसे करते हैं उसको। ये रिवाइज ना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही बात है, दोबारा नहीं होता फिर वो। मतलब मुझे ये हंसी आती है, पता नहीं हम सेम एक बार मेरे कैसे साथ कर हुआ चुके होते हैं, एक बार मैम। पता नहीं कैसे कर चुके होते हैं। मैम सेम मेरे साथ हुआ, असाइनमेंट कल वो जो गोले लगाए हुए थे वो दोबारा कर रही थी मैं, और तो फिर वो एक जो चीज गोले ना लगाए वो रह मैं गए। हमेशा बोलती हूँ, जैसे मेरा बेटा भी क्या करता है कि जैसे उसका डाउट है तो उसको पेन से सर्कल कर लेता है, फिर तू पूछ भी लेगा सर से, ठीक है, मतलब अपने टीचर से, जो भी उसके टीचर है उनसे पूछ भी लेगा। फिर जब पेपर आएगा ना, फिर कहेगा ये तो मुझे आता ही नहीं। मैं क्या, पहले तो ये सर्कल लगाने वाला कार्यक्रम बंद करो। सच में ये साइकोलॉजिकल है। आपको अगर कोई डाउट होता है ना, प्लीज पेंसिल से सर्कल लगाया करो, और मैम जैसे वो पेंसिल डाउट से ही लगाया हुआ है उसको हटा दिया करो, फिर मैम। पेंसिल फिर से वो हटा। दोबारा रिवाइज करते तो पता नहीं चलता कि पहले कौन सा डाउट था, फिर वो दोबारा सॉल्व करते टाइम करना होता है। मेरा तो डाउट भी नहीं था ये। हाँ, और कई बार ये भी होता है, डाउट भी नहीं होता है, फिर भी चलो नहीं होता खैर बाद खैर में। खैर खैर, ये पता क्या कह रहा है अभी, दो सॉल्यूशंस हैं, एक साइड प्योर वाटर और एक साइड सोल्यूशन है। डेफिनेटली प्योर वाटर से प्योर सोल्यूशन की तरफ सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट जाना है, पर इधर इधर कम आ रहा है, इधर कम भर रहा है और इधर ज्यादा भर रहा है। इट मींस बी का पक्का आई फैक्टर ज्यादा होगा या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिससे बी ने ज्यादा खींच लिया, मतलब बी पे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है देन ए, क्योंकि इसने ज्यादा खींचे। आपको ऑप्शन है, और मतलब आई इंटू सी बी का ज्यादा है। अब सी तो सेम ही दे रहा है, मतलब मुद्दा ये बचा है किसका आई ज्यादा है, ए और बी। आपको एक ऐसी स्टेटमेंट सेट करनी है, एक ऐसी ऑप्शन चूज करनी है जिसमें ए का आई कम हो, बी का आई ज्यादा हो, तो दैट इज फोर्थ। ओके मैम। हाँ विद सारे जागो, गुड मॉर्निंग। बुकलेट देख लो, मैं बुकलेट बंद कर रही हूँ, मतलब अगर कोई डाउट बच गया हो तो पूछ लो। जितने नए बच्चे हैं उन्हें समझ आ गया आरपीएस किसको कहते हैं, असाइनमेंट किसको कहते हैं और बुकलेट किसको कहते हैं? हाँ मनकीरत, चल रहा है सारा काम? हाँ जी मैम। और कौन नया बच्चा है इस बैच में? एक मनकीरत का तो मुझे नाम याद हो गया। और कौन कौन से नए बच्चे हैं यहाँ पे?
और कोई नहीं बच्चा नहीं, बस एक मनकीरत बच्चा इस यस क्लास में? मैम, पता चल गया बुकलेट और आरपीएस एंड असाइनमेंट्स। हाँ, कृतिका है, कनव है। देखो मैं ना एक चीज साफ बोलती हूँ, ठीक है, कि आप लोग नीट में टैग लगा के नहीं जाओगे। कई बार ना कोई टीचर भी आपको ये कहेगा कि कोई बात नहीं बेटा, आपने +1 में यहाँ से नहीं किया ना, इट्स ओके, तो कोई बात नहीं, आपको टाइम लगेगा। ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। मेरे को बहुत बार न्यू +2 मिलती रही है, बहुत बार। मैं पहले दिन की क्लास में जाके अनाउंस करती हूँ, तुम्हें नीट वाले 10% एक्स्ट्रा नंबर इस बात के नहीं देंगे कि तुमने हेलिक्स से +1 नहीं करी है, तुमने कहीं से भी +1 करी है, तुमने करी है, तुमने अपनी पेस बनानी है और उतना ही अच्छा काम करना है, उनसे भी ज्यादा अच्छा काम करना है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अपने, पहले तो अपने आप को समझाना बंद करो कि नहीं हमें तो धीरे धीरे समझ आएगा, हम तो नए हैं, हम तो नए हैं। इट्स ओके, होगी नई नई नवाई होगी बस, ठीक है। अभी पेपर आ गया, अब आप सारे इक्वलेंट हो हमारे लिए। और हाँ, एक अच्छी बात मैंने बताया था, अगली बार हम क्या शुरू करने वाले हैं? मैम आप No, सॉलिड ma'am. स्टेट No, कह रहे ma'am. थे, लेकिन आपको खुद को कंफर्म नहीं था, आप बोल रहे थे। नहीं, Chemistry मुझे है अभी भी कंफर्म नहीं है, पर मैंने ये बोला था कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो आपको रेडॉक्स की जरूरत Redox पड़ेगी। Yes, करना Yes, पड़ेगा. Yes, ma'am. यही ma'am. बताना है कि जब आपको टाइम मिले तो आप अपना रेडॉक्स वाला पार्ट, मुझे लगता है तुम्हें ही बताई जा रही हो और किसी को बता ही नहीं रही हूँ। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। असाइनमेंट का बता दे बेटा, क्या रह गया था असाइनमेंट का? मैम 3-4 क्वेश्चन है, पहले वो सेकंड पेज नंबर वाला बता दो। हाँ हाँ बोलो। 15th और 21st। 36 ग्राम ग्लूकोज 1 किलोग्राम पानी में डाला, सीधा मोलालिटी आई है 36/180, डेल्टा टीबी आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। और फिर टीबी पूछा है, मतलब तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा है, डाउट क्या है? मैम कई बार ना क्वेश्चन कर करके वो पुराने वाले फॉर्मूले ही नहीं याद रहते हैं। देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए दोबारा नहीं लिख मैम, देती हूँ। जैसे मतलब बार बार क्वेश्चन कर रहे होते ना, तो एकदम से माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो अब तो रहने है, दे वो बस। तो है। खैर ये फॉर्मूला में ना आपको डब्ल्यू भी पता है, आपको एम भी पता है, और डब्ल्यू ए ना 1 किलोग्राम ही दिया हुआ है, तो मैं उसको नहीं ले रही, लूंगी 1 किलोग्राम तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। इससे डेल्टा टीबी आ जाएगा, वैल्यू सारी देख लो, और फिर टीबी निकालना है, विच इज टीबी नॉट प्लस टीबी प्लस डेल्टा टीबी, और टीबी नॉट की वैल्यू 373.15 है। हो सकता है ये ओके ऑप्शन मैम। बड़ी क्लोज है, शायद इसलिए आप उलझे हो, क्योंकि मैम शायद 373.15 मेरा लेके 104 आ रहा था, मतलब 373.104. हाँ, मतलब ऑप्शंस बड़ी क्लोज हैं, तो एक बार दोबारा चेक कर लेना। वैसे एज पर एनसीईआरटी हमने 373.15 लेना है। ओके मैम। और मैम और देखो जी 21st, मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% की आई। अब आप बताओ, मतलब अच्छा अभी अब आपको याद नहीं आ रहा होगा कि आपका डाउट क्या है। 20% की आई का मतलब है कि 20 ग्राम उसमें के आई है और 80 ग्राम उसमें पानी है। के आई का मास डाल के उसके मोल्स निकाल लो, मोलर मास डाल के, और पानी का मास डाल के पानी के मोल्स निकाल लो, और फिर मोल फ्रैक्शन डाल दो, मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। ओके मैम। इसमें डेंसिटी का कुछ नहीं करना है जो दिया हुआ है। और देखो जी, मैं यही सोच रही थी डेंसिटी का क्या करना है। कुछ नहीं करना है। और मैम क्वेश्चन नंबर 90। 90। हाँ, मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 मोलर यूरिया और 1 मोलर NaCl लूं, if I take 1 molar urea aqueous solution, 1 molar NaCl aqueous solution, किसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा आएगी और क्यों? NaCl, क्योंकि उसका आई फैक्टर 2 है। यस, तो तुमने खुद माना ना कि जो इलेक्ट्रोलाइट है जिनका आई फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, दे प्रोड्यूस हायर कॉलिगेटिव इफेक्ट। अच्छा, यस मैम। और बताओ। मैम 110। 110 मतलब 110। यार 110 क्वेश्चन ना शायद आप लोगों ने पता नहीं पूछा कि नहीं, पर ये बड़ा क्यूट है। जो भी 110 क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, ये वर्बली हो जाएगा, पर आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि जब 10 mmHg वेपर प्रेशर लोअर हुआ था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.2 था। जब 20 mmHg लोअर हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.4 होगा ना, क्योंकि 10 mmHg के लिए 0.2 था। आप और सल्यूट डालते जाओ और लॉरिंग होती जाएगी। 20 के लिए 0.4 सल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, पर उसने क्वेश्चन में सल्यूट नहीं पूछा है, सॉल्वेंट पूछा, उसको अंडरलाइन करके रखो। तो सॉल्वेंट पूछा है तो 1 - 0.4 इज 0.6। ओके मैम, मेरा 0.4 आ रहा था। हाँ, क्योंकि हर बच्चे का 0.4 आता है और अगली बार फिर 0.4 आ जाता है, इसलिए कहा कि यहाँ पे सॉल्वेंट जरूर अंडरलाइन करके रखोगे। जब भी ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मैम बस ये लास्ट है 141। नहीं, जब हम वेले होते हैं तब तो बड़े प्यार से डील करते हैं, हम वेले ना हो कोई पूछे हमसे डाउट। मैम बोलो। आपने भी इसमें सॉल्वेंट वाला क्या पॉइंट बताया था? एक्चुअली उसमें ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट तो आई जाती है 0.4, और बच्चा सोचता है आंसर 0.4 है, वो ये नहीं दिखता कि वहां ये लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितनी है।
141 आप कह रहे हो ना, इसके लिए बच्चे आपको पता क्या करना है, आपको इनके मोल्स इक्वेट करने हैं, है नहीं मेरे पास, चलो कर देती हूँ। इन सॉरी, अगर मास सेम, अगर एक्चुअली 141 क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला लगाना है कि दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उनके पाई 1 अलग है, वॉल्यूम दिया है, पाई 2 पता है, वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर निकाल लोगे, फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 पुट कर दोगे। तो परसेंटेज मतलब 100 ml ही है, तो दोनों 100 ml है, दोनों का पाई 1 पता है, फाइनल वॉल्यूम 200 ml, फाइनल प्रेशर निकाल लेना। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, अब सारे जाग जाओ, गुड मॉर्निंग। असाइनमेंट फिर बंद हो रही है, जैसे बुकलेट बंद हो चुकी है। मैम 116 बता दो। हाँ ऐसे जाग रहे हो, गुड। 116। फिर मैं पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चन भी करा रही हूँ आज, पता चला तुम्हें? आंसर की भी बता रही होगी ना मैम? हाय हाय, अब यामिनी वो हरनूर ना एक मतलब हरनूर भी मॉर्निंग वाले बैच में आ गई और पिछले वाले बैच में, मतलब जहां मैं अभी क्लास लेके आई हूँ, तो वो हम बैच 5 वाली हरनूर जो थी। हाँ बैच 5 वाली हरनूर, तो आजकल मॉर्निंग में आती है, तो वो हंस रही थी, मैम आजकल आप आंसर की नहीं बताते। मैंने कहा पहला मतलब टेस्ट है ना, बताएंगे। हाँ, मैं क्या मतलब पूरा +1 के बाद भी तुम्हें बिलीव है कि मैम आंसर की बताती है और वो करेक्ट भी होती है? कहती मैंने सोचा शायद +2 में आपका दिमाग का कंडीशन यानी मनस्थिति चेंज होगी हो। मैं क्या पता आप सही बता दो, क्या पता, नहीं ऐसे बोलो ना, क्या पता आपको सही आंसर की आ गई हो, अब आप +2 में हो गए हमारे साथ। है, हमारा लेवल थोड़ा बढ़ गया, क्या पता। जो ध्रुव एनालिसिस कर करके लोगों को व्हाट्सएप पे भेजता है। अरे हाँ, वहां से एक बच्चे का नाम याद आया, ध्रुव वो कौन सा बच्चा था, वो आजकल बोलता ही नहीं है या पता नहीं है नहीं अब हमारे बैच में। कौन मैम? यार एक बच्चा था, अर्पित। अर्पित ही था, अर्पित, हाँ अर्पित नहीं है, अर्पित है भी हमारे बैच में, मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मुझे इतने दिन से उसके बारे में पता नहीं चला। नो मैम। क्योंकि फिर वो एनालिसिस। अच्छा, ये क्वेश्चन और 3.7 क्वेश्चन ऑफ बुकलेट और 27 क्वेश्चन ऑफ बुकलेट सेम है, जिसमें आइस कितनी सेपरेट है ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि WA क्वेश्चन में दिख रहा है, पर वो WA आप यूज मत करो, आप खुद के लिए खुद WA सॉल्व करो। तो I की वैल्यू 1 है, KF 1.86 है, WB 50 ग्राम है, MB 62 है, अच्छा ये मैंने खुद ही गलत लगा दिया, मुझे ये नहीं लगाना था, WA मुझे सॉल्व करना था। WA सपोज आपका x ग्राम आ गया, ये ना 200 ग्राम से कम आएगा। एक्चुअली लॉजिक पकड़ो इस क्वेश्चन का, जब आपने इसे कूल करना शुरू किया, आइस सेपरेट होनी शुरू हुई। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी आइस सेपरेटेड है वो आप खुद निकाल सकते हो। उसका कैसे लगाओगे कि अभी सोल्यूशन में इतना WA पड़ा है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो अभी सोल्यूशन में इतना WA पड़ा है, ठीक है जी। WA सपोज x ग्राम पड़ा है, तो आइस सेपरेटेड आपने स्टार्ट किससे किया था, 200 से, -6, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, जागो फटाफट, असाइनमेंट देखो। मैं असाइनमेंट बंद कर रही हूँ, और मैंने बार बार पूछ लिया है, आपका कोई और डाउट नहीं है, ना ही आपको मेरे से कोई टॉपिक रिवाइज कराना है। आपको सोल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया, आपको सारे फॉर्मूलाज रट गए हैं। मैम मेरे ना जो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मैम प्लीज आप एक बार ही बता सकते हो आप कैसे देखते हो मेरे को? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, और ये +1 का टॉपिक है तो सबको ये फील होता है कि ये वीक है, तो अभी बता देते हैं। देखो मैंने +1 में भी ना आपको ये चार्ट बनाने को बोला था कि अपनी रफ कॉपी में जरूर बनाना, फेयर कॉपी में रादर। और वैसे मैंने कहा था कि वैसे हम ये टॉपिक तब सिनॉप्सिस से पढ़ते थे, एक बार फुल एंड फाइनल, और +2 में काफी बार मुझे बताना पड़ता है जब बच्चों को इसमें डाउट आता है, क्योंकि ये चीज हर बार आएगी, हर बार ही दुखी करेगी, तो कॉन्फिडेंस से हम इसको सीख ही लेना एक बार। देखो जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ना मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। मैं एक बार बना ही देती हूँ अच्छे से आपके लिए टेबल। एक तो मैंने नाम दे दिया आयनिक फोर्सेस। वो आयनिक फोर्सेस
नाम कहीं नहीं है, मेरी बात याद रखना। सबसे पहली बात, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से अलग है। इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, जो एक मॉलिक्यूल के एटम्स को जोड़ने का काम करते हैं। आपने सुना है ना कि एटम्स वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, पुरानी स्टोरी थी, दे कैन डू सो बाय ट्रांसफर, दैट इज आयनिक बॉन्ड, और बाय शेयरिंग, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। बट जब मॉलिक्यूल बन गया, आयनिक कंपाउंड्स बन गए, तो वो आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ेंगे? जिन साइंटिस्ट ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की थ्योरी दी है, दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वो कहते हैं दुनिया में कोई भी दो चीजों में कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जरूर होगा। आप ये नहीं कह सकते इनमें कोई फोर्स नहीं है, चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर होगा जरूर। मैंने फॉर कन्वीनियंस एक ले ली आयनिक फोर्सेस, ये नहीं होते, मैंने नाम रखा है। एक वैंडरवॉल फोर्सेस और एक आपके लिए होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयनिक फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये है, इनमें ना पक्का एक आयन आएगा, यानी कैटायन या एनायन, यानी जब आयनिक कंपाउंड पानी में जाते हैं तब ये फोर्सेस आते हैं। तो एक आयन डाइपोल, एक तो ना डाइपोल शब्द का मतलब याद रखो, पोलर, यानी अब आप खुद सोचो ये आयन डाइपोल किस में एग्जिस्ट करेगा? पोलर कंपाउंड, आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स में। दूसरे आते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मैंने कहा आयनिक फोर्सेस, मैंने उनको नाम दिए जिनमें एटलीस्ट एक आयन पक्का आएगा। ये पता किसमें एग्जिस्ट करेगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इस शब्द को समझो, बिटवीन आयंस एंड नॉन पोलर। अब पता कैसे होता है? जैसे आप पूछ रहे हो, आपको ना हमेशा ये डिफाइन कर, आपको ये देखना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। मैंने कहा KCl पानी में डाला है, अब आप देख रहे हो भी KCl आयनिक कंपाउंड है, पानी में डाला, वो आयंस में टूटेगा। पानी मतलब पोलर और वो आयन, तो आए आयन डाइपोल। अब कोई कहते KCl और N2 में कौन से फोर्सेज है? अब ऐसे सोचोगे नहीं इनमें कौन से फोर्सेज है, पर मैंने कहा ये तो कहना ही नहीं है। नहीं, तो आपने सोचा KCl आयंस में टूटा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आगे N2 आया नॉन पोलर, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। वैंडरवाल फोर्सेस 3 कैटेगरीज के हैं। डाइपोल डाइपोल, आप सुंदर टेबल बनाना कॉपी टेडी करके, बेशक +2 में फिर से बना देना इफ यू गेट टाइम। डाइपोल डाइपोल किस में एग्जिस्ट करेंगे? पोलर एंड पोलर। अच्छा, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर एंड नॉन। यहाँ ना मुझे एक बात का दुख होता है, कई बार बच्चा ना तो सिमिलर मॉलिक्यूल में मुझे कह देता है भी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो इसके लिए एक पोलर एक नॉन पोलर चाहिए। जब दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर है तो आप कैसे कह सकते हो कि एक पोलर एक नॉन पोलर है? तो ये डिसिमिलर में होगा, जिसमें से एक पोलर हो एक नॉन पोलर। और तीसरा आपका वो गया लंदन फोर्सेस वाला ना, वो किस में होता है? नॉन पोलर में। नोबल गैसेस, हाँ, नोबल गैसेस में I2CCl4 अभी हम देख रहे थे। देखो ये +2 में भी हमें ये चीजें चाहिए। और सीधी बात है कि अब +2 +1 का भेदभाव तो मिट ही गया ना। 9th तक होता था, 9th पढ़ ली, पढ़ के परे मारी, फिर 10th पढ़ने लगे, 9th का कुछ आता था नहीं आता था। अब तो अगर +1 का कुछ नहीं आता तो उसे पक्का करो, वो +2 में भी दुखी करेगा और नीट में तो सब कुछ काम आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल की एक्सट्रीम केसेस है जब हाइड्रोजन किस पे लगा हो? फोन पे लगा हो। फोन मतलब FON, और सामने भी फोन हो, और सामने फोन हो। थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ। और ऐसा हमने +1 में भी बनाई थी। इसके अलावा क्या बचते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग होती है मेटल्स के बीच में। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने मिस किया, और कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स में आपस में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कई बार वो नेटवर्क सॉलिड होते हैं जिनमें स्पेशली कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, वो अलग अलग चीजें। मेन ये फोर्सेस है। अब इसमें भी अगर कमी पेशी रह गई है कि तुम्हें देख के ये नहीं पता चल रहा है कि इनमें कौन सा फोर्स है, इसका मतलब कमी पता कहाँ है? तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, डाइपोल मोमेंट के टॉपिक में। और मैंने स्पेशली आपको ना उसके लिए ट्रिक सिखाई हुई है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, किसी बच्चे को याद है हाउ यू सी बाय ट्रिक इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की ये पोलर है कि नॉन पोलर है? डाइपोल मोमेंट देख रहे थे, नहीं है जिसमें 40 to 20, जिसमें लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, वो नॉन पोलर आते थे और 2 एक्सेप्शंस होती थी।
स्क्वायर प्लेनर एंड लीनियर शेप। स्क्वायर प्लेनर वाला प्लेनर एंड लीनियर लीनियर शेप। वाला, क्या बात है, वेरी गुड जी, याद है। और फिर पोलर, जिनमें कोई लोन पेयर आ जाए या सराउंडिंग एटम सेम ना हो, एक्सेप्ट वो दोनों एक्सेप्शन, स्क्वायर प्लेनर एंड लीनियर। तो वहां से हम ये देख लेंगे कि कोई पोलर है या नॉन पोलर है, और इस टेबल से हम ये काम कर लेंगे। तो आज के बाद मतलब ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्लियर हो गया। फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। प्लस टू में आके इतनी अकल आ जाती है कि हम टीचर के सामने बैठे और टीचर हमें बताने के लिए बैठा है। अब देखो, मैं तो तुम्हारे सामने, मैंने अभी इससे कहा क्लेशियस क्लैपेरियन डिफरेंशियल फॉर्म, मुझे नहीं आती थी ना डिफरेंशियल। मैंने झूठ बोला तुम्हें कि नहीं नहीं इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये नीट में है। मैंने खुद एडमिट किया कि हाँ ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराना चाह रही थी बट आई फॉरगॉट। ठीक है, और तुमने बताया, अब मैं सारे बैचेस में बताऊंगी। इससे क्या हो गया, वी आर जस्ट शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे उसकी नहीं आती, मुझे नहीं आती भी, मुझे फिजिक्स नहीं आती, आती होती मैं डॉक्टर ना बन जाती। ठीक है, तो इट्स ओके, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो और हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो +1 का है चाहे 10th का है। जो नहीं आता वो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैम बोलो जी मैम बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप कह रहे थे एक ही एक्सेप्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन ये कहीं और पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाली जो अभी अभी हमने पढ़ी है, एक हम ऑर्गेनिक में और पढ़ाएंगे पर वो एनसीईआरटी में नहीं है। वैसे 2 जगह पढ़ाते हैं जहां मतलब हाइड्रोजन फोन पे नहीं है फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लोरोफॉर्म मतलब मैम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आप सबने याद नहीं किया? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ओके शोज नेगेटिव डेविएशन। जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे एक दिन होमवर्क के लिए और फिर वो डिस्कस किए थे। ओके ओके मैम यस। और बताओ, ऐसा कुछ दुख तकलीफ याद आ रही हो? मैम बोलो 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 बोलो। मैम इन सब की ना स्ट्रेंथ वाइज वो असेंडिंग डिसेंडिंग वाला जो बनता होता है ना वो भी बना देंगे। देखो वो ना जनरल है, उसमें कभी कभार हम एक्सेप्शंस दे देंगे। जनरल ये होता है कि मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयनिक वगैरह को बीच में नहीं ले सकते। और ये भी बहुत जनरल है, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस में अगर देखा जाए तो डाइपोल डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, देन डाइपोल इंड्यूस्ड, देन डिस्पर्जन, डिस्पर्जन वीकेस्ट है। अब चलो बताओ, नोबल गैसेस पानी में डाली, अक्षिका बताएगी, नोबल गैसेस पानी में डाले कौन से फोर्सेस आए? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। वेरी गुड, क्योंकि पानी पोलर यानी डाइपोल, और जो तुम्हारी वो नोबल गैस है वो नॉन पोलर, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस इज हाउ वी हैव टू आंसर। बोलो जी बोलो, और बोलो। मैम एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलो बेटा। An excess of silver nitrate is added to 100 ml of 0.01 molar solution। मैम एक लंबा सा नाम है ऑर्गेनिक का, नाम बोलो। डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। The number of moles of AgCl precipitated। मुझे पता हंसी किस बात की है कि तुमने मुझे बोला एक लंबा सा ऑर्गेनिक नाम है और ना ये इनऑर्गेनिक है। ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, डाई क्लोरो डाई एक्वा जो भी तुम आगे बोल रहे थे। और ये ना बड़े फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और नीट में आते हैं, बट ये कोऑर्डिनेशन में होंगे। कोऑर्डिनेशन में होगा मतलब अभी ना इसका कोई कंसर्न ही नहीं है, वरना मैं अभी करा देती, तो अभी नहीं करना है इसको। और मतलब बहुत इजी हो जाते हैं जब एक्चुअली उस चैप्टर में आएंगे। और कोई देखो किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो, वरना मैं अपने क्वेश्चन ढूंढती हूँ। बोलो बोलो बोलो। नहीं याद आ रहा तो मैं अपने ढूंढूं। और मैं ना इसे रैंडमली, मैं अब आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं रैंडमली क्वेश्चन लिख रही हूँ क्योंकि जैसे आपके बैच में टाइम मिल गया, अब एक और बैच है वो भी आपके जैसे ही है जिसकी आपके बाद क्लास होगी, तो वहां भी ऑफ कोर्स उनके डाउट्स नहीं होंगे, तो मैं उनको भी क्वेश्चन करा दूंगी। ये क्वेश्चन है, मास ऑफ ग्लूकोज दैट would be dissolved in 50 gram of water in order to produce same lowering of vapor pressure as produced by dissolving
1 gram of urea in the same quantity of water. Mass of glucose that would be dissolved in 50 gram of water in order to produce same lowering of vapor pressure as produced by dissolving 1 gram of urea in same quantity of water. 3 grams. मैं आंसर देख लेती हूँ, वैसे 3 ग्राम ऑप्शन तो है. Yes, ma'am, 3 grams. 66 का 3 है. बिल्कुल ठीक जी, 3 ग्राम. और कैसे करा है? दोनों के मैम एक्सप्रेशन इक्वेट कर दिए मैम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हाँ, के. मतलब ये बात ठीक है कि अगर सेम लोअरिंग पढ़नी है तो दोनों के एक्स भी सेम होने चाहिए. और एक्समी में भी सोचो दोनों का मतलब सॉल्वेंट तो सेम ही है, तो मतलब दोनों के एन भी सेम करने. दैट्स इट, इजंट इट? दोनों के एन भी तो सेम करने हैं. तो दोनों के अगर हम एन भी सेम कर रहे हैं तो एन बी ग्लूकोज इज इक्वल टू एन बी ऑफ यूरिया. ग्लूकोज आपका हो गया, ये पूछा है हमसे, x बाय 180 और यूरिया है 1 बाय 60. ठीक है जी, तो x आपका आ गया 3 ग्राम. अब देखो एक नया क्वेश्चन है, ये आपके आरपी असाइनमेंट बुकलेट में नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि इट इज टफ. जरा सा इतना सही तो सोचना था. अच्छा, एक क्वेश्चन वर्बली कर लेते हैं, मेरे को बड़ा पसंद आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, cryoscopic constant of a solvent, molar elevation constant of a solvent, vapor pressure of a solvent, all of these, none of these, ऐसा कुछ भी. Vapor pressure, all of. देखो मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, है ना, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, ये तो पक्का है. क्या केएफ के भी चेंज होते हैं? नो मैम. क्या वेपर प्रेशर चेंज होता है? यस मैम. एक्चुअली बढ़ता भी है. एक और क्वेश्चन, ये मैं लिख के दे देती हूँ. फर्स्ट ऑप्शन. एक आंसर है जी फर्स्ट ऑप्शन. थर्ड में हम थर्ड चलो जी सोचते हैं. यूरिया का इफेक्टर तो 1 है, सोडियम सल्फेट का 2 है, पोटेशियम 8. 8. अब मतलब आप समझो इस क्वेश्चन में क्या था कि अगर आपको पोटेशियम याद है और +2 हम सोचते हैं कि हमने तो करा दिया था +1 में, तो याद होएगा बच्चे को.
अब जिसको याद है वो कर लेगा, जिसको नहीं याद वो नहीं करेगा। और इसका आई फैक्टर फिर 8 बन जाएगा, है ना, 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इसका आई फैक्टर 8 बन जाएगा। इसका आई फैक्टर 8 है तो मुझे लगता है, और हमने पूछा है यस, जो सबसे बड़ी गलती किसी बच्चे ने अभी करी है वो मुझे लगा कि वो नहीं करना था, मैंने पूछा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नहीं, मैंने फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा किसका हाईएस्ट है या लोएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का आंसर तो 3 बनेगा ना। मैम 0.15 पड़ गया। अच्छा 0.15 पड़ गए, मतलब तुमने वैसे 8 देख लिया था। यस मैम। अच्छा 0.15 पड़ गए तो मुझे पोटेशियम 0.08, हाँ फिर तो कम ही रहा, याद फिर हो। तो ठीक। चलो ये भी गड़बड़ हो जाती है। आई थॉट कि तुम ये पढ़ गए हो कि फ्रीजिंग पॉइंट, तो मुझे लगा कि नहीं ये गड़बड़ नहीं करनी कि हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैंने ये पूछा था कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, फर्स्ट यूरिया 0.02 होता। और सॉल्वेंट की एंट्रोपी ज्यादा होती है या सोल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होती है? सोल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होती है। वैसे ये नॉन मेडिकल कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं करा रही हूँ, बट कुछ बुक्स एंट्रोपी से भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, शायद आपने इसके क्वेश्चंस वगैरह जो अच्छे उन्होंने बुक्स करते एक्स्ट्रा होंगी, बट दैट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर नॉन मेडिकल। ठीक है जी। तो जैसे एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जैसे कहते हैं भी एंट्रोपी के बेस पे बताओ कि ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी एक्सप्लेन करो। आपको पता है ना हर वो प्रोसेस फिजिबल होता है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। तो कहते हैं सॉल्वेंट बैठा था इधर सेमी परमिएबल, इधर सोल्यूशन था। अब सॉल्वेंट साइड एंट्रोपी कम है, सोल्यूशन साइड एंट्रोपी ज्यादा है, तो सॉल्वेंट चाहेगा वो सोल्यूशन में जाए क्योंकि सोल्यूशन में जाके उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो दिस इज एंट्रोपी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सबसे इजी थी इसलिए मैंने आपको ये दी। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। मैम एक बार आप आई और एन में डिफरेंस बता। हाँ बहुत जरूरी है। देखो आई फैक्टर है वो सोल्यूशन में कितना डिसोशिएट कर रहा है। ठीक है जी, तो आई फैक्टर है कि वो कितने आयंस दे रहा है, कितना डिसोशिएट कर रहा है। जैसे आप ना BaCl2 का एग्जांपल ले लो। अब BaCl2 जो है इसका आई फैक्टर अगर कंप्लीट डिसोसिएशन माने तो 3 है, क्योंकि ये 3 पार्टिकल्स दे रहा है। लेकिन एन फैक्टर +1 में पड़ा था, इस बात को थोड़ा याद रखना। एन फैक्टर था एसिड कितने H पॉजिटिव देते हैं, बेस कितने OH नेगेटिव देते हैं, और सॉल्ट के लिए एन फैक्टर था टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब बताओ बेरियम क्लोराइड पे टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? +2 और -2। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर 2 है। तो जैसे I3 हो गया पर N इसका 2 हो गया। जैसे एक और ले लो एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का I कितना है? 5 I 5 मैम। N 5 N 6। अब ना मुझे लगता है हमारी क्लास उस स्टेज पे पहुंच गया जो यामिनी ने बोला कि दोबारा दोबारा कर रहे होते हैं ना, ज्यादा कर करके एग्जॉस्ट हो। अब ये I और N को अलग अलग कर रहे हो तो और ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ NaCl का I 2 और N 1 ठीक है। सो डोंट वरी, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएंगे बिकॉज न्यूमेरिकल तो कर लेते हैं बट ऑल इंडिया हमेशा थ्योरी क्वेश्चंस पूछता है इस चैप्टर के। ठीक है जी, किसी के पास अगर पेपर हो, 1 मिनट और लगा लेते हैं बस, है ना, अभी टाइम पे 2 मिनट है, बस 2 मिनट, हम बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। किसी के पास अगर पेपर हो, मैं भी ढूंढ रही हूँ, क्या कहते हैं इस साल का कि क्या पूछा था। इस साल का पेपर है किसी के पास? हमारा ये पेपर हुआ था सितंबर में, है ना, कि 2020 का मुझे दिखा तो है, अगर खुल ठीक ठाक सा दिख जाए तो, कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस चैप्टर से क्या पूछा गया था।
राउट लो के ऊपर था मैं। आप बोल सकते हो, मेरे को ना क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। नहीं, एक तो मिल गया मुझे, एक क्वेश्चन मिल गया जी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, सुनिए जी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf for benzene is 5.12. The freezing point depression for the solution of molality, जरा वैल्यूज लिखो, फटाफट हो जाता है। मैं दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो न्यूमेरिकल भी पूछते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसी है। Kf लिखो बेंजीन का 5.12, Kf लिखो बेंजीन का 5.12। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 0.078 मोलैलिटी है 0.078 containing a non-electrolyte solute in benzene is, और कहा है rounded off up to 2 decimal places. I repeat, freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molar containing a non-electrolyte solute in benzene is rounded off up to 2 decimal places. थोड़ा सी आ रही। तुम्हारे पास क्वेश्चन भी है? वैल्यू नहीं, मेरा पेपर अलग होगा ना। आप वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 0.4 में। बिल्कुल यस मैम 0.40। 0.40। और इसके लिए करना क्या पड़ा है? डेल्टा टीएफ इज आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ पता है, एम पता है, मुझे लगता है बस के एफ को एम से मल्टीप्लाई करना था। यस मैम। 0.078 इंटू 5.12। तो देखो इतना सा मैथ्स तो कर लोगे ना पेपर में कि आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना था। देखो उन्होंने मोलैलिटी दे दी है। डू यू थिंक, मतलब जो आपके सबसे इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन होती है ना, हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया होगा कि मोलैलिटी दे दी चल भाई सॉल्व कर ले, लेकिन नीट देता है। मुझे तो एक ही दिखा था, आपको कोई और दिखा है तो आप बोल सकते हो बच्चे। राउट्स लॉ से। एक मिनट एक बच्चा बोल रहा है, बोलो जी, जिसने भी बोला था राउट्स लॉ, बोलो बेटा। The mixture which shows positive deviation from Raoult law is example सुनो सब बच्चे। हाँ एग्जांपल बोलो ना फिर तुम। इथेनॉल एसीटोन, ऐसे होएगा ना, इथेनॉल प्लस एसीटोन, है ना? यस मैम। दूसरा है बेंजीन प्लस टोलिन, थर्ड है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ओके। फोर्थ है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा वेरी गुड। और क्या ये सारे एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में हैं? यस मैम। तो क्या सीखा आज के लेक्चर में हमने? एनसीईआरटी करो। वेरी गुड, एनसीईआरटी करो, चीटिंग में बिलीव मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन 46 का आंसर 1 नहीं रहेगा एज यूजुअल। चलो जी धन्यवाद, नमस्ते। 47 का 2 रहेगा, 48 का 3 रहेगा और 50 का दोबारा से 1 आएगा। ठीक है, नए बच्चे लगा मत देना। नए बच्चों लगा मत देना। मैडम पूरे +1 से ऐसे ही पागल बना रही है हमें, है ना? देखो हौसला तो हो जाता है ना, चल 4 क्वेश्चन के आंसर की तो मैडम ने भेजी है।